नमस्कार, मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष मालती जोशी द्वारा रचित उपन्यास राग विराग लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस उपन्यास में लेखिका ने भारतीय नारी के प्रति करुण व्यथा को यहाँ दिखाया है, क्योंकि हमने देखा है शुरू से लेकर आरंभ तक कि नारी जीवन कितनी समस्याओं से घिरा हुआ दिखाई देता है। समाज, परिवार, अन्य आधारों पर उस पर एक अलग दबाव बनाकर रखते हुए दिखाई देते हैं, चाहे वह अनपढ़, गंवार या शिक्षित स्त्री हो। वह अनेक स्थिति परिस्थितियों से, अनेक प्रकार के संघर्ष द्वंद्व से जूझती हुई दिखाई देती है। लेखिका ने नायिका कल्याणी की करुण व्यथा को यहाँ पर चित्रित किया है। उपन्यास राग विराग में एक ऐसी लड़की की व्यथा को चित्रित किया है जिसने कभी अपने लिए नहीं सोचा। वैसे तो हम देखते हैं कि भारतीय परंपरा के अनुसार या भारतीय संस्कृति के अनुसार स्त्री कभी भी अपना जीवन नहीं जीती हुई दिखाई देती। वह कभी अपने पति के प्रति समर्पित होती है तो कभी अपने बच्चों के प्रति समर्पित होती है, और नहीं तो पारिवारिक रूप से वह अपना समर्पण भाव दिखाई देती है। वह अपने लिए मूलतः किस तरह से अपना जीवन यापन करना है उस और उसकी सोच जाते हुए दिखाई नहीं देती। परिवार, पति एवं बच्चों के लिए अपना समस्त जीवन समर्पण करते हुए दिखाई देती है। नायिका कल्याणी रंग रूप में थोड़ी सांवली थी। मनोज के प्रति बढ़ता आकर्षण और शादी हो जाने के बाद दाम्पत्य जीवन में निरंतर संबंधों में गिरावट आने लगी, क्योंकि हम ये देखते हैं कि परिवार वाले भावी जो बहू है या बेटे की पत्नी है को उस रूप में एक तरह से संस्कारी रूप में देखना चाहते हैं और सुंदरता के तहत भी लबालब देखना चाहते हैं। पर अगर ऐसी स्त्री का घर में प्रवेश होता है तो अनेक प्रकार की समस्याएं वहां जन्म लेती हुई दिखाई देती है, क्योंकि हम देखते हैं कि वैवाहिक संबंधों में अगर लव मैरिज होती हुई दिखाई देती है तो उसमें अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना केवल स्त्री को करते हुए दिखाई देता है, क्योंकि पुरुष अपने घर में उस तरह के व्यवस्थित रूप में ढला हुआ दिखाई देता है। पर स्त्री दूसरे घर से आती है तो उसे उस घर की परंपरा, सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज या उसके माहौल में यानी कि वातावरण में ढलने में समय लगता है। पर वह समय कई बार बहुत ज्यादा समय ले लेता है, जिसके कारण अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं वह उत्पन्न होते हुए दिखाई देती है, जैसा कल्याणी के साथ हुआ। नायिका कल्याणी ने मनोज को पाने के लिए अपने कैरियर, अपने परिवार की भत्सरना, सब कुछ दांव पर लगा दिया। क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी किसी से प्रेम होता है या स्त्री का पुरुष से, पुरुष का स्त्री से, तो वह किस तरह से अपने अधिकारों, कर्तव्यों के आधार पर अनेक प्रकार की समस्याओं को झेलते हुए दिखाई देते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि पारिवारिक वातावरण में अनेक प्रकार के मन मुटाव होते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि जो बेटे की माँ है वह अपने अलग विचारों के तहत दूसरी स्त्री को देखती है, परखती है, जांचती है, और उसके बाद वह अनेक प्रकार के वहां पर जो अपने दाव पेच है वह भी खेलती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर कल्याणी के साथ भी ऐसा ही हुआ। मनोज माँ के समक्ष जब साथ रहता तो वह सद्भाव से बात करती हुई दिखाई देती थी। जैसे ही मनोज घर से गया और माँ का जो रूप रंग है वह अलग प्रकार से अभिव्यक्त होते हुए दिखाई देता है। कल्याणी शादी के बाद मनोज की माँ कल्याणी पर आरोप प्रत्यारोप लगाती रही। मतलब कई चीजों में हम देखते हैं कि जो सास बहू की जो नोक झोंक है वह तो एक अलग मुद्दा है, पर यहाँ पर हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के जो व्यंग्यों की बारिश होते हुए दिखाई देती है, उससे कल्याणी का मन छिन्न भिन्न होते हुए दिखाई देता है। कई बार इतना खिन्न हो जाता है कि वह आत्मदाह के रूप में भी सोचती हुई दिखाई देती है। आधुनिक समाज में पढ़ी लिखी कल्याणी नारी होने के कारण घर एवं बाहर दोनों का भार संभालती हुई दिखाई देती है। कल्याणी जहां घर के कामों को पूरा कर लौटती है,
तब सासू उसे अलग प्रकार से व्यंग कसते हुए देखती है। मनोज माँ को कुछ ना कहकर केवल कल्याणी को ही समझाता रहता है। कल्याणी माँ बेटे के रोज के चुभते तानों से तंग आकर सब कुछ सहती रहती है, क्योंकि भारतीय परिवेश की जो नारी है उसे शुरू से लेकर यही समझाया जाता है कि आपको दूसरे घर जाना है, दूसरे घर जाने के बाद आपको जो भी वो कहे या करना है वो सब कुछ सहना पड़ता है, क्योंकि हमें शुरू से ही सहने की जो प्रक्रिया है वो सिखाई जाती है, चाहे वह उचित हो अनुचित हो। तो इसका रूप यहाँ मालती जोशी ने अनेक आधारों पर व्यक्त करने का संभवतः प्रयास किया है। नायिका की मानसिक एवं शारीरिक वेदना को दिखाने का प्रयास किया है कि किस तरह से वह मानसिक रूप से तो पीड़ित है ही, क्योंकि जब व्यक्ति मानसिक रूप से पीड़ित होता है तो वह घर या घर से बाहर दोनों जगह वह मानसिक वेदना से ही अपनी समस्याओं से लड़ता हुआ दिखाई देता है। कल्याणी के साथ भी लगातार यही सब हो रहा था। उसकी चुप्पी किस तरह से उसके विनाश का कारण बनती हुई दिखाई देती है, इसका भी मार्मिक चित्रण मालती जोशी ने इस उपन्यास में किया है। कहीं जगह वह बोलती हुई दिखाई देती है तो वह अपने आप को अनेक पड़ताड़नाओं यातनाओं से भी भोगती हुई दिखाई देती है। यही चुप्पी उसे लगातार मौत की ओर धकेलती हुई दिखाई देती है। उसे डिप्रेशन की शिकायत होने लगी, क्योंकि हम देखते हैं कि जब पारिवारिक जीवन में जब उथल पुथल होती है तो अनेक प्रकार के जो व्यंग है वे जीवन में जीने नहीं देते, क्योंकि कई बार माँ कल्याणी को गुस्से में कुछ ऐसे शब्द भी कह देती है कि जिससे उसकी आत्म पीड़ा और व्यक्त होती है। एक उदाहरण मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। जितनी बार आई हूँ रजनी की यह सहेली रसोई में घुसी हुई मिली है, तुझे दीन दुनिया का जरा भी होश है? अपनी गृहस्थी को जरा तो ख्याल कर, पति हाथ से निकल जाएगा तभी क्या तू चलेगी? अब तब सिवाय हाथ मलने के कुछ और नहीं रहेगा। माजी का कल्याणी को बेवजह सुनाना, बेसुध होकर वह उसी भाव में पड़ी हुई दिखाई देती है। घर और पति की ओर उसका ध्यान नहीं था, ऐसा माजी कहती हुई दिखाई देती है। माजी ने कल्याणी को धीरे धीरे पागल करने की सारी तैयारी मानो कर ली हो पहले से, यानी कि पहले से वह योजना बना लेती है कि किस तरह से आप लगातार किसी व्यक्ति को लगातार व्यंग कसते रहोगे और उसके प्रति आप जो एक नकारात्मक भाव है वह व्यक्त करते रहोगे सुबह से लेकर शाम तक, तो उसकी मानसिक स्थिति किस तरह से होगी इसका भी रूप यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है कि किस तरह से वह केवल कल्याणी को अपशब्द कहकर उसे तंग किया करती थी। अब केवल लोगों को बोलना बाकी था। माजी आस पड़ोस एवं सगे संबंधी सभी के यहाँ कल्याणी की झूठी बीमारी की चर्चा करते हुए फटकार मारती और कहती, तुम्हें ऐसे दौरे हमेशा से पड़ते हैं? तुम्हारी वजह से उन लोगों का जीना हराम हो गया है। कभी भी कुछ भी यह कह कर बैठती हो, किसी दिन उल्टा सीधा हो जाएगा तो उन लोगों को जेल जाना पड़ेगा। तुम्हारे इन्हीं लक्षणों से बच्ची तुम्हारे पास नहीं फटकती। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि कई ऐसे संवाद है जिसके द्वारा संवाद में माँ कल्याणी को अनेक प्रकार की यातनाओं से त्रस्त करते हुए दिखाई देती है और कहती, तुम्हें ऐसे दौरे हमेशा से पड़ते हैं? तुम्हारी वजह से उन लोगों का जीना हराम हो गया है। कभी भी कुछ भी यह कह कर बैठती हो, किसी दिन उल्टा सीधा हो जाएगा तो उन लोगों को जेल जाना पड़ेगा। तुम्हारे इन्हीं लक्षणों से बच्ची तुम्हारे पास नहीं फटकती। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि कई ऐसे संवाद है जिसके द्वारा संवाद में माँ कल्याणी को अनेक प्रकार की यातनाओं से त्रस्त करते हुए दिखाई देती है। जन्मी बेटी को भी उसके समक्ष नहीं जाने देती, जिसके कारण वह अनेक प्रकार के डिप्रेशनों का शिकार होते हुए नजर आती है। मनोज कभी उसे उसके रहन सहन के लिए उल्हाना देता तो कभी उस पर बेकार की बातों पर गुस्सा होता।
कल्याणी को डांट डपट देता है। एक तरफ माँ के व्यंगों से वह निरंतर जूझती हुई दिखाई देती है, दूसरा पति के द्वारा अव्यवहार या आरोष को भी वह निरंतर झेलती हुई दिखाई देती है। धीरे धीरे कल्याणी की मानसिक स्थिति बिगड़ती चली जाती है। सासू माँ ने तो उसे पागल कहना शुरू कर ही दिया था और यही संवाद वह अनेक स्तरों पर आस पड़ोस को भी कहती हुई दिखाई देती थी। कल्याणी यह देख मनोज और परिवार को अकेला छोड़ जीवन जीने को बाध्य हो जाती है, क्योंकि ऐसी स्थिति परिस्थिति आती है कि जब हम देखते हैं कि रिश्तों में बहुत ज्यादा तनाव या ऊब उत्पन्न हो जाता है, तो रिश्ते जीने का वहां पर अर्थ व्यक्त नहीं होता हुआ दिखाई देता, चाहे स्त्री हो या पुरुष। जब इस तरह की पड़ताड़ना, यातना या व्यंग सहने को मिलता है, तो किसी को भी जीवन जीने की इच्छा वहां पर नहीं होती है। और ये इच्छा कब कहाँ जाकर रुकती है, यानी कि उस रूप में समाप्ति की ओर रुकती है, इसका अनुमान यहाँ पर आप इस पूरे उपन्यास को जब आप पढ़ेंगे तब आप यहाँ पर लगा सकते हैं कि किस तरह से मानसिक वेदना व्यक्ति को अनेक प्रकार के पड़ताड़नाओं से एक तरह से धकेलती हुई दिखाई देती है। कल्याणी के मन में प्यार और विश्वास की जगह अकेलेपन एवं निराशा ने ले ली थी। कल्याणी सोचती थी कि जिस पति के लिए मैंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर, उसी पति ने उसे पागल करार दे दिया। कल्याणी अपने जीवन से हताश हो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने संगीत साधना में लीन हो जाती है। लेखिका ने वैवाहिक जीवन में आई समस्याओं के कारण संबंधों में किस तरह से रोष, रिक्तता और संबंध विच्छेद की जो वेदना है उसको यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। शादी में केवल स्त्री को ही समझौता क्यों करना पड़ता है, स्त्री को ही हर कष्ट क्यों भोगना पड़ता है और उसे ही अनेक प्रकार की पड़ताड़नाओं को सहना पड़ता है। शारीरिक एवं मानसिक दबावों के कारण वह सबकी शिकार होती हुई नजर आती है। अपना कहने के लिए वहां पर कोई भी नहीं होता, केवल दबावपूर्ण जीवन जब कोई व्यक्ति जीता है तो वह कितना निरर्थक, कितना निराशा से पूर्ण वहां पर दिखाई देता है। इसका रूप स्वरूप लेखिका ने अपने उपन्यास में दिखाने का प्रयास किया है। लेखिका ने कल्याणी के संबंधों में तनाव, निराशा, हताश आदि का मार्मिक चित्रण किया है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब जीवन में अनेक प्रकार के तिरस्कार मिलते हैं और उन तिरस्कारों में अनेक प्रकार की निराशा जब उत्पन्न होती है, तो उससे अकेलेपन की समस्या निरंतर बढ़ती हुई चली जाती है और अकेलापन व्यक्ति के लिए एक तरह से आत्मदाह का रूप भी वहां पर ले लेता है, क्योंकि अकेला व्यक्ति किसको अपनी बात कहेगा, कहाँ पर अपने संवादों का जो रूप स्वरूप है वह व्यक्त करेगा। इसीलिए व्यक्ति को अपने जीवन में संवादों का निरंतर रूप अपनाते रहना चाहिए, क्योंकि अगर वह किसी से संवाद नहीं कर पा रहा है तो वह अपने में अंदर ही अंदर घुटते चले जा रहा है। और इस घुटन के कारण जो अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार की विषमता और विसंगतियां जन्म लेती है, उससे पूरा जीवन एक तरह से तहस नहस होते हुए दिखाई देता है। क्योंकि व्यक्ति जीवन समस्याओं से लबालब है, ये सब जानते हैं, पर उन समस्याओं के समाधान के लिए किस तरह से पुरजोर रूप से कार्य करना चाहिए, उसका रूप स्वरूप भी कहीं ना कहीं उपन्यास में चित्रित किया है। क्योंकि हम देखते हैं कि जिस तरह से लेखिका का जो आरंभ नायिका के रूप में दिखाया गया है कि वह कामकाजी महिला है और किस तरह से अपने घर का काम और बाहर का काम दोनों आधार पर करती हुई व्यक्त होती है, पर जहाँ पारिवारिक संबंधों में वह अपना जीवन आरंभ करती है, वहां पर अनेक प्रकार के उल्हाने, अनेक प्रकार के द्वेष, अनेक प्रकार के व्यंग उसको उस दिशाओं से किसी विपरीत दिशा की ओर जब अग्रसर करते हुए दिखाई देते हैं, तो वहां पर अनेक प्रकार की मानसिक जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न होती है। क्योंकि व्यक्ति शारीरिक कष्ट तो झेल जाता है, पर मानसिक कष्ट बहुत ही मुश्किल से झेला जाता है, क्योंकि उसमें पूरी तरह से व्यक्ति छिन्न भिन्न होते हुए दिखाई देता है। धन्यवाद।